एक पूरा बहुत ही पुराना 1857 के राउंड का चर्च रिडीमर है, जो कि जब इंडिया आज़ाद भी नहीं हुआ था, भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था, उससे भी पहले का बना हुआ नहीं। ये पूरा रूट ही नया है खैर ये मेरे लिए। तो कह रहा है कि 11 बजे तक मिलेगी। 11 बजे तक? 11 बजे तक का टाइम ही नहीं हमारे पास। तो अंसार भी बनवा लिया अपना, जो कि मेरे को पड़ा है 7 डेज का। दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो आपको अंदर से बदल देती हैं, और मेरे लिए नेपाल उन्हीं जगहों में से एक है। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी है। यहाँ के लोगों के चेहरों पर जो मुस्कुराहट है उसमें एक अलग ही अपनापन झलकता है। तो चलिए आइए करते हैं नेपाल के इस सफ़र की शुरुआत मेरे साथ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आप सबका मेरे एक नई वीडियो में। मेरा नाम महक शर्मा, स्वागत करता हूँ आपका अम्बाला शहर से। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि मैं अब कहाँ का टूर करूँ या कहाँ एक्सप्लोर करूँ। तो मैंने 2-3 आइटनरीज वगैरह क्रिएट करी, तो जिसमें से सबसे पहले नंबर पे मैंने रखा नेपाल को। देन मेरी जो सेकंड आइटनरी थी वो पूरा सर्किट था, जिसमें मैंने नेपाल के बाद मैंने एंटर होना था भूटान, एंड देन I'm going to cross the Sikkim, and then I'm coming back to the Himalaya city, and the third one is the northeast। पर अब जब मैंने वेदर वगैरह चेक किया, सब कुछ चेक किया, तो उस हिसाब से थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई। तो डिफ़िकल्टी के हिसाब से ये हुआ कि नॉर्थ ईस्ट में इस टाइम पर थोड़ा सा वेदर रेनी सीजन आ रखा है, और सेम गोज विद द सिक्किम एंड भूटान एज वेल। बट नेपाल में अभी उतना ज़्यादा रेनी सीजन नहीं है जितना इन 2 जगहों पर है, तो मैंने नेपाल को प्रेफर करना ज़्यादा सुटेबल समझा। बाकी यस, वैसे अगर बात करते हैं तो नेपाल का एक्सपेडिशन मेरा ये पहली बार होगा, क्योंकि मैं पहली बार कोई इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाला हूँ। तो इंटरनेशनल ट्रैवल हम काउंट कर सकते हैं इसको, क्योंकि नेपाल वैसे तो भारत के और नेपाल के अच्छे संबंध है, मैत्री संबंध है, तो हम इंटरनेशनल ट्रिप ही काउंट करेंगे, क्योंकि दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग आउट ऑफ इंडिया, वेदर इट इज़ नेपाल, वेदर इट इज़ भूटान और समवेयर एल्स। ठीक है, तो चलते हैं, अब देखते हैं कि और क्या क्या करने को मिलेगा। यस, एक चीज़ है, जैसे कि मैंने एक टैटू बनवा रखा है, 1 लाइफ 1 ड्रीम। तो इसका बेसिकली मतलब यही था कि मेरे को एक बार इंडिया से बाहर जाकर बाहर के देश का कल्चर जानना, बाहर के देश के लोगों को जानना कि किस तरीके से उनका रहन सहन है, क्या क्या होता है, एक्सेट्रा एंड ऑल, सब कुछ एक्सप्लोर करना। वो मेरा ड्रीम था, तो वो पूरा होने वाला है, जो कि मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा नेपाल का एक्सपेडिशन पसंद आएगा। और नेपाल में अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो मैंने वहाँ के आइटनरी में अपना बेसिकली 3-4 जगह रखी हैं, जिसमें से नंबर 1 इज़ पोखरा, द सेकंड वन इज़ मस्टैंग, एंड द थर्ड वन इज़ काठमांडू। तो मैंने ये 3 बेसिकली अपनी जगह रखी है। इसके अलावा मैंने लुम्बिनी वगैरह भी रखा था, और अपना क्या कहते हैं, जहाँ से माउंट एवरेस्ट दिखता है अपना, मैंने वो विलेज भी रखा था। पर ड्यू टू सम रीज़न देखते हैं कि वहाँ का वेदर कैसा होगा, क्या होगा। तो अनकंटीजेंसी यू गाइस नो कि आती जाती रहती हैं, तो उस हिसाब से जैसा जैसा प्लान बनता जाएगा हम करते जाएंगे। क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो, पिछली बार मैंने 4 धाम की यात्रा करी थी, तो आइटनरी के हिसाब से मेरा कुछ भी नहीं हो पाया था उस टाइम पर भी, क्योंकि बारिश ज़्यादा आ गई थी, कभी मेरे को कहीं रुकना पड़ गया था ज़्यादा दिन, और कभी कहीं रुकना पड़ गया था ज़्यादा दिन। तो आइटनरी के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है प्लान। तो यस, मेरा एक ड्रीम पूरा होने वाला है, जो कि इंडिया से बाहर जाना है एक बार अपनी लाइफ में। तो चलता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को मेरा नेपाल का एक्सपेडिशन पसंद आएगा, और आप सब लोग मेरा इसमें साथ देंगे, मेरे चैनल को और ज़्यादा रीच देने के लिए, और यूट्यूब के एल्गोरिथम के हिसाब से रीच देने के लिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ देंगे, सब्सक्राइब करेंगे एंड कमेंट्स वगैरह करेंगे, ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूँ और आगे और इस तरीके के एक्सपेडिशन करता रहूँ। और एक चीज़ और इंक्लूड करना चाहूँगा अपने इंट्रो पार्ट में। बेसिकली अब की बार मैं सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट प्लेसेस पर जा रहा हूँ नेपाल के, ताकि मैं एक बार नेपाल को जान सकूँ कि एग्जैक्टली नेपाल में है कैसा, क्या है क्या नहीं है, क्या हम कर सकते हैं, क्या हम नहीं कर सकते, ठीक है, क्या डूज एंड डोंट्स बेसिकली। और इसके बाद जब मैं नेक्स्ट टाइम का ट्रिप बनाने की कोशिश करूँगा नेपाल की, तो मैं उम्मीद करूँगा कि मैं ऑफ रोड ज़्यादा करूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से सुना है, काफ़ी मैंने वीडियोज़ देखी, काफ़ी मैंने रील्स भी देखी हैं इंस्टाग्राम पर, तो लोग ऑफ रोड के लिए बहुत ज़्यादा जाते हैं नेपाल में। बट अब की बार मैं ऑफ रोड के लिए नहीं जा रहा हूँ। यस, ऑफकोर्स अगर मेरे को बीच में कहीं करने को मिल गई तो वो मेरे लिए सोने पर सुहागा होगा, और आप लोगों को भी देखने को मिल जाएगा इस स्पोर्ट्स बाइक पर ऑफ रोडिंग कैसे होती है। तो चलते हैं अब, और मिलता हूँ आपको मोटो व्लॉग के सेटअप पर। बाकी अपना माइकी को तो हमने रेडी कर ही रखा है, तो निकलते हैं यहाँ से और मिलते हैं सेटअप पर। तो चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत। वैसे दिन की शुरुआत सुबह हो ही गई थी मेरी 5 बजे से। 5 बजे से मैं अपना सारा राइडिंग गियर्स वगैरह, बैग वगैरह सब कुछ साफ़ करके अपना
पूरा माइकी को रेडी कर रहा था। अभी फ़िलहाल मैं घर से निकल चुका, 5 मिनट मुझे हो चुके हैं। माइकी को मैंने माइकी का जूस पिला दिया जो कि इसको बहुत पसंद है, उसके बिना ये कहीं जाता नहीं, जो कि है पेट्रोल, तो वो पिला दिया है। और अब ये रेंज दिखा रहा है 352 किलोमीटर, ये तो मतलब कि 350 किलोमीटर तक मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा कि अभी टाइम हो रहे हैं 8:20। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं जल्दी निकलूँगा सुबह तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे तक, क्योंकि मेरे को ज़्यादा दूर तक जाना नहीं है आज के दिन में, तो एक दिन में जितना कवर कर पाऊँगा मैं उतना ही करूँगा। बट करते करते मैं लेट हो गया, तो अभी 8:20 हो रहे हैं, तो चलते हैं। अभी मैं कैंट पहुँचा हुआ हूँ और कैंट से निकल रहा हूँ। मैं रूट लूँगा बेसिकली कैंट, यमुनानगर, सहारनपुर एंड मुजफ्फरनगर, देन लखनऊ एंड देन गोरखपुर एंड सनौली बॉर्डर। ओके, तो वैसे तो मैं बनबसा और उस वाले रूट से भी जा सकता हूँ, बट मैं जाना चाहूँगा सनौली वाले बॉर्डर से, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर लगता मुझे जाने के लिए, इसलिए मैं सनौली वाला बॉर्डर लूँगा। अब चलते हैं और देखते हैं किस तरीके की रोड है, क्या क्या देखने को मिलता है। और अम्बाला कैंट के बारे में अगर आपको बताऊं तो कैंट में तो वही, आई थिंक मैंने शायद लास्ट वीडियो में बताया था, नहीं बताया था, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। अभी मैं कैंटोनमेंट एरिया से निकल रहा हूं यहाँ के, और आगे एक पूरा बहुत ही पुराना 1857 के राउंड का चर्च रिडीमर है, जो कि जब इंडिया आज़ाद भी नहीं हुआ था, भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था, उससे भी पहले का बना हुआ है, मान के चलिए आप लोग, उससे भी 100 साल पहले का बहुत पुराना है। ओके, बात करते करते पहुँच गया मैं उस चर्च तक। तो कुछ इस तरीके से उस चर्च का गेट है, ठीक है, और अंदर की साइड में चर्च है इसके, जो कि 1857 का बना हुआ पूरा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो क्रिसमस के टाइम पर बहुत ही सुंदर लगता है ये चर्च, बहुत ज़्यादा सुंदर। इसके अलावा अम्बाला में बताने के लिए तो वही साइंटिफिक इंडस्ट्री एंड ऑल, तो कपड़ा मार्केट होगी यहाँ पर, ठीक है, और तो ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं अम्बाला के बारे में। तो चलते हैं आगे अब और देखते हैं कि क्या क्या करने को मिलता है और देखने को मिलता है। और यस, मैं जा रहा हूँ नेपाल। तो नेपाल की वैसे तो आप लोगों ने काफ़ी सारी वीडियोस बहुत पहले भी देखी होंगी, बट ये मेरा पहला ट्रिप है नेपाल के लिए। तो देखता हूँ मैं कि क्या क्या कर सकता हूँ नेपाल में, क्या क्या एक्सप्लोर कर सकता हूँ, किस तरीके का नेपाल का कल्चर है, क्या है, सब कुछ देखेंगे कि क्या क्या और नया देखने को मिलेगा, वहाँ पर सीखने को मिलेगा। और पहला इंटरनेशनल बॉर्डर होगा, वैसे तो इंटरनेशनल क्या ही कह सकते हैं उसको, क्योंकि नेपाल है पर कहने के लिए तो दूसरी कंट्री है ना, तो इट्स अ गुड थिंग। तो चलो इंटरनेशनल बॉर्डर में हम काउंट कर लेते हैं उसको पहला इंटरनेशनल बॉर्डर होगा जो मैं क्रॉस करूँगा। चलते हैं, यात्रा की शुरुआत करते हैं। जय भोले बाबा की, ओम नमः शिवाय। वैसे मैंने सोचा था कि आज का मौसम थोड़ा सा गर्मी वाला होगा, क्योंकि वैसे मैं लास्ट वीक जाने की सोच रहा था, दैट वाज अप्रोक्स 13 जून, तो बीच में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, देन आई डिलेड माई प्लान। तो मैंने अपना प्लान को डिले कर दिया कि नहीं अभी नहीं जाना, बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी। तो बीच में 3-4 दिन बारिश हुई, कल फिर से वही गर्मी पड़ी है, तो आई जस्ट थोड़ी कि आज भी गर्मी पड़ेगी तो सारी पैकिंग मैंने रात को करी, जब मैंने मौसम थोड़ा सा देखा कि यस थोड़ा सा मौसम ठीक हो रहा है जाने लायक। और अभी मौसम पूरा सुहावना तो नहीं कह सकते, ह्यूमिड है, बादल लगे हुए हैं ऊपर, बारिश आ भी सकती है और नहीं भी, डिपेंड्स ऑन वेदर कि आएगी या नहीं आएगी। और रिगार्डिंग माय नेपाल ट्रिप, तो उसके हिसाब से तो मैंने जो वेदर चेक किया 10 डेज़ का 15 डेज़ का, तो बारिश दिखा रहा है हमेशा दोपहर के बाद 3-4 बजे के बाद, वहाँ पर हमेशा बारिश दिखा रहा है। जैसा मैंने 4 धाम यात्रा करी थी पीछे भी, वहाँ पर भी हमेशा यही हो रहा था कि जैसे 3 या 4 बज रहे हैं बारिश स्टार्ट हो रही है। तो अब की बार देखते हैं कि किस्मत बारिश में जाती है या क्या होता है, कि बारिश में सफ़र करना पड़ेगा या अब की बार थोड़ा सा ऐसे ही मौसम मिलेगा जैसा अभी हो रखा है। फ़िलहाल मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि मैं यमुनानगर सहारनपुर वाले रास्ते से निकलूँगा, मुजफ्फरपुर वगैरह होकर के, जो कि NH44 ही जाएगा पूरा। तो रास्ते में कुछ दिखाने को है नहीं, पूरा बोरिंग रास्ता है ये। तो पहले भी आप लोगों को मैंने दिखाया था अपना, जब 4 धाम की यात्रा कर रहा था मैं, कि यमुनानगर सहारनपुर वाले रास्ते में कुछ नहीं है दिखाने को, पूरा हाईवे है, आप चलते चलो सीधा बस, और कुछ नहीं। तो देखता हूँ आगे, अगर मुझे कुछ दिखाने को मिलता है तो डेफिनेटली मैं दिखाऊंगा, अगर नहीं मिलता है तो हम चलते चलेंगे सीधा और मिलेंगे कहीं कुछ अच्छा दिखाने को मिले उस टाइम पर फिर यहाँ सरसावा के टोल के पास मैं जस्ट थोड़ा सा रुका हुआ था। वो इसलिए रुका था कि मेरे को
मैप लगाना था, मैं मैप लगाना भूल गया था और तब से मैं चले जा रहा था, क्योंकि मुझे इतना तो पता था कि मैं सहारनपुर तक तो मेरे को रास्ता मालूम है, सीधी रोड है। तो उसके आगे कैसे है रास्ता वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से कट निकलता मुजफ्फरनगर वगैरह के लिए और आगे अपना लखनऊ वगैरह के लिए। तो अब मैंने मैप लगा दिया अपना, जो कि मुझे दिखा रहा है यहाँ से 10 घंटे और 646 किलोमीटर एग्जैक्टली। और मैप के हिसाब से पहुँचूँगा मैं रात के 7:45 तक अप्रोक्सीमेटली लखनऊ। और चलो देखते हैं कि उससे पहले पहुँचते हैं, बाद में पहुँचते हैं, या बीच में कहीं रुकूंगा मैं या क्या करूँगा, इट डिपेंड्स ऑन दैट। तो अपना आराम से जाऊँगा मैं, मेरे को इतना हेक्टिक लेने की ज़रूरत नहीं है अभी। पर यस, अगर ये मैंने कंप्लीट कर दिया इन अ सिंगल डे तो मेरे लिए एक नई अचीवमेंट होगी, क्योंकि मैं नया मोटर बाइक मैंने स्टार्ट किया, जैसा मैंने आपको लास्ट अपने 4 धाम के व्लॉग में बताया था। तो देखते हैं कि कंप्लीट कर पाता हूँ सेम डे में या नहीं कर पाता लखनऊ तक का। अभी एग्जैक्टली जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से देवबंद है 30 और मुजफ्फरनगर पड़ता है 60 किलोमीटर। तो लेट्स सी, 60 किलोमीटर ज़्यादा नहीं है मुजफ्फरनगर, यानी कि नज़दीक है अम्बाला से। हैं, मैं तो सोचता था पता नहीं भाई कितनी दूर होगा ये तो नज़दीक निकला मुजफ्फरनगर डिपो है। पर यस, आपको सहारनपुर से नीचे की साइड के लिए लेफ्ट हैंड साइड में एक कट आता है, देवबंद वाला कट, और वहाँ के लिए निकलना पड़ता है, जो कि आगे जाके आपको सिंगल रोड मिलेगी, ऐसे जैसे अभी आप लोग देख रहे हो सारी। अभी सिंगल रोड है, बाकी देखते हो अगर आगे डबल रोड मिलती है तो। और मुझे नहीं पता मैप अभी भी 742 ही क्यों दिखा रहा है जबकि 30 किलोमीटर कवर कर लिया तब से अभी तक, जब से मैप लगाया है। वैसे देखा जाए तो रोड तो मेरे लिए नहीं है, पूरा रूट ही नया है खैर ये मेरे लिए, क्योंकि मैं इस रूट पर कभी आया ही नहीं हूँ। और दोनों साइड यहाँ पर भी खेत है, अच्छी खासी हरियाली दिख रही है मुझे तो सारी जगह अभी से यहाँ तो मौसम बारिश वाला हो रखा है, इस कारण से दिख रही है, लग रही है हरियाली, या है ही हरियाली, दैट आई एम नॉट श्योर। बट अच्छा है, मौसम ठीक हो रखा है यहाँ पर, मतलब कि बारिश आएगी यहाँ पर तो डेफिनेटली थोड़ी देर तक। तो इस चीज़ हिसाब से यहाँ घने बादल लगे हुए हैं, बारिश का आना बनता है। फ़िलहाल मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुका हुआ हूँ, हरियाणा टूरिस्ट ढाबा करके जगह है मुजफ्फरनगर पे। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैगी वैगी कुछ हल्का फुल्का खा के फिर आगे चलूँगा। और ऑर्डर मैंने कर दिया, आएगी खाऊँगा। और यहाँ से आगे अब यहाँ से अभी भी दिखा रहा है 499 किलोमीटर लखनऊ। तो लेट्स गो फॉर इट, चलते हैं, ठीक है ना। वेट यस, देखते हैं मैगी वैगी कैसे बनाते हैं ये लोग, अब पता चलेगा खा के है कि नहीं। कह तो रहा कि हम 2 पैकेट बनाते हैं मैगी के, एक्सेट्रा एंड ऑल। तो लेट्स सी, चलो जी फ़ोन को लगाते हैं पहले अभी हम लोग अपना, क्योंकि फ़ोन को लगाना ज़रूरी है भाई थोड़ा सा। एक तो फ़ोन का पोर्ट्रेट मोड में करना। चलिए, अगर आप लोगों को मैप में दिख रहा होगा तो भोपाल रोड पर चल रहा हूँ मैं अभी ये मेरी अचानक नज़र गई, भोपाल रोड करके कोई जगह है यहाँ पर, तो उस पर चल रहा हूँ मैं। भोपाल रोड तो मुझे याद है, आश्रम करके एक वेब सीरीज है, उसमें भी भोपा जी है तो वो वाले भोपा जी मुझे याद आ गए इस भोपाल रोड से एकदम से। ये साथ में एक नहर चल रही है, नहर है या नदी है, वैसे तो नहर ही है मेरे हिसाब से, क्योंकि नदी यहाँ पर है नहीं। और आगे है चौधरी चरण सिंह। तो यहाँ से निकलना है अभी हमें, और ये पूरा नहर को क्रॉस करना। ये है बैराज, चौधरी चरण सिंह बैराज बिजनौर। तो मतलब कि अब हम बिजनौर को क्रॉस कर रहे हैं। ओ भाई साहब, पानी ही पानी, पानी ही पानी, देख रहे हैं दोनों तरफ। पूरा बैराज है, पानी इधर की साइड ज़्यादा रोका हुआ है, यहाँ छोड़ नहीं रखा अभी। पता कि लेफ्ट हैंड साइड में पानी पूरा रोक रखा है अभी इस हिसाब से, क्योंकि अगर पानी छोड़ा होता तो राइट हैंड साइड का पानी चल रहा होता, पर वो चल नहीं रहा, वो भी रुका हुआ है। भाई साहब, इतनी सी बाइक पे इतना सारा सामान कैसे लेके जा रहे हो सर, हमें बताइए।
सही है, लोगों के आजीविका का साधन है भाई, ले जाने दो, हम क्या कर सकते हैं। पर टैलेंट है अभी इतना सामान बाइक पे बांधना, वो भी इतनी पुरानी। और वो देखो भाई साहब को फुटवे पर चल पड़े हैं, वो कह रहे हैं कि रास्ता तुम जैसे लोगों के लिए, हम बड़े लोग हैं, हम तो यहाँ से जाएंगे। ओके, अगर दिखाऊं तो लोग नहा भी रहे हैं यहाँ पर तो। और यहाँ से अब हम एंटर करने वाले हैं जिला पंचायत बिजनौर। आपका हार्दिक स्वागत करती है महात्मा विदुर द्वार, आपका स्वागत है बिजनौर में। मुझे नहीं पता ये गूगल मैया ने मुझे कौन से बाज़ार में घुसा दिया है यहाँ बिजनौर के, ठीक है, जबकि इसको हाईवे से मुझे लेकर के जाना चाहिए था। ये बाइक का मैप लगाने का ये बहुत नुकसान है, एक तो कि गूगल मैया खुद चकरा जाती है कि भाई मैं रास्ता बताऊँ या खुद देखूँ पहले एक बार, सच में। अब मैं पता नहीं बिजनौर की कौन सी मार्केट के अंदर घुस गया हूँ, यहाँ पर सारे ई रिक्शा चल रहे हैं, बाइकें सब चल रही हैं। और भाई साहब की बियर्ड, ऑसम बियर्ड भाई, पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जा रहा मुझे अभी। मुझे लगता है कि गूगल देवी जी सोच रही हैं कि जब निकल ही गए हैं तो घूम के वो निकलेंगे पूरा, है कि नहीं। तो गूगल देवी जी पूरा बिजनौर घुमाएंगे अब हमें मार्केट का, बस चाहे जो मर्जी कहो। मार्केट तो खासी बढ़िया है यार यहाँ की भी, ये है और अच्छी भी है। छह बार हॉर्न मार दिया यार भाई मेरे, देख रहे हो। ऐसे भी लोग होते हैं कि हॉर्न मार रहा हूँ फिर भी भाई साहब रुक नहीं रहे, बीच में आ गए हम बाइक के आगे बिल्कुल। वैसे ही गूगल देवी जी मुझे पता नहीं कौन से मार्केट में से निकलवा रही हैं अभी। चाहे कुछ मर्जी का भाई, मार्केट घुस जाओ अंदर, दुकानें हैं भाई, ख़त्म ही नहीं होकर दे रही हैं। अब मेरा तो मन कर रहा है मैं यहाँ से कुछ ले लूँ, पर मैं नहीं लूँगा क्योंकि मैं वापस आऊँगा तब लूँगा। अभी मैं यहाँ से क्या लूँ, क्योंकि मेरे को आगे जाना है, तो कोई फ़ायदा नहीं है लेकर के। वैसे अगर मैं बताऊँ तो दिल्ली वाला रूट मेरे को ज़्यादा बेहतर पड़ता, क्योंकि जो पहले मैंने रूट सोचा था, पहले मैंने ये सोचा था कि मैं अम्बाला से दिल्ली जाऊँगा, दिल्ली से आनंद विहार, एंड आनंद विहार से मुरादाबाद वाला जो वो एक्सप्रेस वे और हाईवे वो वाला उठा करके वहाँ से निकल जाऊँगा। अगर कोई भी अम्बाला, चंडीगढ़ या हिमाचल से इधर की साइड में आता है ना, ठीक है, नेपाल वगैरह के लिए, और अगर उनका मैप दिखाता है कि सहारनपुर होकर निकलिए आप लोग, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सहारनपुर मत निकलिएगा, आप डायरेक्ट दिल्ली के लिए जाइएगा। आपको एक तो डबल रोड मिलेगी वहाँ पर, और दूसरा ये होगा कि आप अपने तरीके से गाड़ी अच्छे से चला करके जल्दी पहुँच पाएंगे। और इस रास्ते पे बेसिकली जिस रास्ते से मैं अभी जा रहा हूँ, जो कि सहारनपुर वाला रास्ता है, जो कि मेरे को बिजनौर वगैरह होकर निकला, मुरादाबाद वगैरह होकर के निकला मैं, इसमें क्या है कि इसमें कोई भी कहीं से भी आ रहा है, ठीक है जी, शहर के बीच में से निकल रहा हूँ मैं। हाईवे तो है ही नहीं है, स्टेट हाईवे है मेरे ख्याल से, नेशनल हाईवे तो ये है नहीं, स्टेट हाईवे लग रहा है मुझे, जहाँ तक मुझे मालूम है। फ़िलहाल मैंने अपने दोनों हाथों के ग्लव्स उतार दिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी से लगने लग गई थी अब मुझे। जब से मैंने बरेली क्रॉस करा है तब से धूप ही मिल रही है मुझे, और कुछ नहीं मिल रहा। छाँव और बारिश का तो पूछो ही मत, वो तो है ही नहीं खैर, ठीक है, सिर्फ धूप और धूप बस, और कुछ नहीं। और बाकी सुबह से चले में मतलब कि 5:40 हो चुके हैं अभी। मैं 7:40 बोलने वाला था पहले। 5:40 हो चुके हैं, और अभी भी दिखा रहा है यहाँ से 161 किलोमीटर लखनऊ। तो लखनऊ तो आज
पहुंच ही जाऊंगा मैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है, जिस हिसाब से मैं चल रहा हूँ, क्योंकि अभी 6 बज रहे हैं और 8 बजे तक तो आराम से पहुंच जाऊंगा मैं 2-2.5 घंटे में। एक्चुअली मैं ज़्यादा टाइम मेरे हिसाब से इसलिए लग रहा है क्योंकि ये जो रोड है, आधी तो रोड बन रही है हर जगह, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जगह जगह पर जाम, ट्रैफिक जैम हो गया अपना, ठीक है जी। लोग कहीं से भी आ रहे हैं, कहीं भी घुस रहे हैं। तो वापस आते वक्त मैं ये वाला रूट तो नहीं लूँगा, ये तो पक्का हो गया कि वापस आते वक्त ये वाला रूट नहीं लेना मैंने, एक्सप्रेसवे या वाला रूट उठाना है। टोल दे दूँगा मैं वहाँ पर यहाँ से नहीं जाऊँगा मैं क्योंकि मेरे हिसाब से अब तक मुझे क्रॉस हो जाना चाहिए था एक्सप्रेसवे से अगर मैं जाता तो। पर चलो कोई बात नहीं, चलेगा। बेटर लग नेक्स्ट टाइम, अगली बार के लिए ध्यान में रहेगा ना, जब भी मैं इधर की साइड में जाऊंगा, नॉर्थ ईस्ट वाली साइड में, या कभी भी अपना लखनऊ वगैरह हो गया, लखनऊ से आगे जाना हो कभी, तो ये चीज़ याद रहेगी। एक अच्छी वो है, सीख मिली है। मतलब एक बसूड़ी हो गई है, बसूड़ी बेसिकली मतलब कि ये होगी कि ग्लव्स ही गिर गया मेरा कहीं। मैंने आगे डाले हुए थे कि उसकी स्मेल चली जाएगी पसीने की, वो एक ग्लव्स ही उड़ गया कहीं, पता नहीं कहाँ गया। इवन कि मैं पीछे जाके 2-2.5 किलोमीटर पीछे जाके भी देखा है, कहीं नहीं दिख रहा मुझे वो। तो चलो अब क्या कर सकते हैं, अब नया ग्लव्स लेने पड़ेंगे, क्या करें। तो ग्लव्स तो चाहिए राइडिंग के लिए यार, बिना ग्लव्स के राइडिंग थोड़ी सी वो हो जाएगी रिस्की, इसलिए कुछ नहीं करेंगे। देखते हैं अगर लखनऊ में कहीं पर मिल जाता है राइडिंग वगैरह के गियर्स वगैरह तो वहाँ से जाके ले लूँगा मैं, नहीं मिलेंगे तो कांट से एनीथिंग, तो अपनी किस्मत है फिर वो तो, कि नुकसान होना था जी फिर ज़िंदगी में, हो गया। सारा मूड ख़राब हो गया यार, शिट। पर चलो कोई नहीं, अभी तो मूड तो अब ख़राब हो ही गया, अब उसका तो खैर मैं कुछ कर नहीं सकता। अपना सफ़र जारी रखते हैं थोड़ा सा आगे। वेलकम टू लखनऊ, नवाबों का शहर, उत्तर प्रदेश। लखनऊ में तो एंटर हो चुका हूँ मैं। सामने देख रहे क्या ही खूबसूरत लाइटिंग कर रखी है, और सामने ये ऐसा नज़ारा हो तो कौन नहीं आना चाहेगा लखनऊ। क्या ही प्यारा लग रहा है यार रात को। कल रात को वैसे तो मैं वीडियो क्लोज करना भूल गया था, भूला भी नहीं था क्योंकि मूड ही इतना ख़राब हो गया था। मैंने सोचा कि चलो क्या वीडियो क्लोज करनी, ठीक है। मेरा वीडियो बनाने का मन ही नहीं करा क्योंकि ग्लव्स वगैरह गुम जाना तो वो थोड़ा सा रिस्की काम हो जाता है। तो कोई बात नहीं, अपने आप को मूड फ्रेश किया थोड़ा सा मैंने, और फिर सुबह उठा। मैंने सोचा कि फिर चलो कोई नहीं, कल का दिन भी और आज का दिन भी मतलब कि डे 1 एंड डे 2 मैं कंबाइन कर दूंगा अपने ब्लॉग में, कोई इशू नहीं है इसका, क्योंकि वैसे भी ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए रोड पर था नहीं, सब कुछ बोरिंग था, पूरी हाईवे थी एक्सेट्रा एंड ऑल, तो कुछ ज़्यादा कंटेंट था नहीं उस टाइम पर दिखाने के लिए। हाँ यस ऑफकोर्स, जब मैं लखनऊ में एंटर हुआ तो आई डिड सो, एक 3 से 4 मॉस्क मुझे दिखी, मस्जिद दिखी, जो कि रात को बहुत ही सुंदर दिख रही थी। अभी जाते हुए देखूंगा, अगर मुझे दोबारा दिखेंगे तो आई एम गोना क्लिक सम पिक्चर्स ओवर देयर, पिक्चर्स वगैरह लूँगा और देखते हैं। बाकी अगर वीडियोस वगैरह बनाने का मौका मिला तो वीडियोस भी जरूर बनाऊंगा मैं वहाँ पर। और चलो बाहर निकलते हैं, घूमने निकलते हैं, रूम को थोड़ा सा बंद करते हैं, लैपटॉप अपने काम पर लगा हुआ है, हमने क्या करना है रूम में बैठ करके, ठीक है ना। मिलते हैं थोड़ी देर तक। एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया, रात को जब मैं आ रहा था, मतलब कि जब अंधेरा हो गया था थोड़ा 7:30-8 बजे के बाद, और मैं तकरीबन 9:30-10 बजे पहुँचा, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था। भाई साहब हेलमेट पे और कैमरे पे जो मच्छर मक्खियाँ वगैरह चिपक रखे थे ना, मतलब कि मर रखे थे। तो सुबह उठ के मैंने इतना चमकाया, ये हेलमेट थोड़ा सा इतना साफ हुआ है, ठीक है। अदर सा हो गया था कि भाई सामने से कुछ दिख ही नहीं रहा था। सेम गोज विद माई गोप्रो। गोप्रो का अगर मैं बताऊं, गोप्रो का भी ये जो फ्रंट लेंस है और ये स्क्रीन है पूरी, बस कि लेंस तो ऐसा लग रहा था जैसे खत्म ही हो गया मेरा लेंस ये लगता नहीं कि अब आगे इस पर कुछ दिख पाएगा मुझे, इतने मक्खी मच्छर थे रास्ते में आते हुए। मतलब कि हरदोई से जब लखनऊ के लिए निकलते हैं ना, बीच में इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह पड़ता है थोड़ा सा, तो उस जगह पर कुछ ज़्यादा मच्छर थे। तो ऊपर से 80-90 की स्पीड पर अगर आप लोग चलोगे तो जाहिर सी बात है कि उतना तो चिपकेगा ही।
पर चलो कोई नहीं, वो भी साफ़ वगैरह हो गया, थोड़ा सा क्लीनर वगैरह मेरा ला रखा था, हेलमेट क्लीनर वगैरह, कैमरा क्लीनर वगैरह, तो उसे साफ़ करके अपना हो चुका है। अब मैं रेडी हो चुका हूँ बिल्कुल, और अब मैं जा रहा हूँ बाहर के लिए। देखते हैं कि बाहर क्या क्या है सोसाइटी में, जहाँ होटल ले रखा है, और होटल का नाम है हॉलीडे इन करके होटल का नाम है, जो कि पड़ता है लखनऊ में नियर बाई गोमती नगर। डीएलएफ की बिल्डिंग है यहाँ पर, उसके बिल्कुल बैक साइड में है, डीएलएफ की बिल्डिंग के बैक साइड में है। मतलब कि ऑफिसेज वगैरह भी है यहाँ पर, होटल्स वगैरह है, पॉश एरिया में आता है थोड़ा सा। इट्स अ गुड लोकेलिटी, ठीक है भैया, चलेगा। चलो चलते हैं हम बाहर। गोप्रो को बोल रहा हूँ भाई कि स्टार्ट रिकॉर्डिंग क्योंकि अब जब निकला ही हूँ तो ग्लव्स लेने के लिए मैं कहा चलो देख ही लेते, थोड़ा सा एरिया भी कवर हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये कुछ इस तरीके का एरिया है जहाँ पर मैं रुका हुआ था होटल से बाहर आते, जस्ट आगे निकलेंगे 100 मीटर, वहाँ से लेफ़्ट लेकर के इस तरीके का एरिया। अभी फ्रेंड आया मेरे साथ में, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो फ्रेंड के साथ अभी मैं जा रहा हूँ अपने राइडिंग ग्लव्स लेने के लिए। ग्लव्स लूँगा और उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट, पहले मैं सोच रहा था कि सनोली बॉर्डर वाले रोड से निकलूँगा, पर अब मैंने रूट चेंज कर दिया। अब मैं रुपैडिया होकर के निकलूँगा, जो कि बहराइच बॉर्डर के वहाँ पर पड़ता है। बहराइच से वहाँ पर नेपालगंज की साइड में जाऊँगा मैं अब। तो चलते हैं अब आगे और लेते हैं अपने ग्लव्स वगैरह और फिर निकलेंगे आगे की तरफ। अभी हम पहली शॉप पर आए, जो कि अभी तक तो बंद है। क्या बोल रहे हैं? ये वो तो कह रहा है कि 11 बजे खुलेगी। 11 बजे तक? 11 बजे तक का टाइम नहीं है हमारे पास। और ये हमारे सज्जाद भाई है जिनकी मैं बात कर रहा था, अभी आपको दिख रहे होंगे कैमरे पे। बताओ अपने बारे में कुछ। हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं। बहुत पुराने दोस्त हैं, सदियों पुराने 100 साल हो गए तो ये लखनऊ में ही रहते हैं। तो कल रात से ही मेरे साथ ही है बेसिकली, अभी सुबह आए थे ऑफिस में जाते हैं, रात को 1 बजे वापस घर जाते हैं। और किसी को भी घूमना हो लखनऊ तो इनसे संपर्क करें, हमसे कांटेक्ट करें। हाँ, इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको फ्री में घुमाएंगे। पर यह है कि खाना पीना आप लोगों को करना पड़ेगा इनका ये यहाँ का राजकीय उद्यान मकबरा शहादत अली खान लखनऊ। मुझे नहीं पता कवर हुआ या नहीं हुआ, बट आई ट्राई टू मैंने अपना गोप्रो उस टाइम पर ऑन करने की कोशिश करी। तो ओके, ये रहा, दिख रहा होगा अगर तो। बाकी लखनऊ के बारे में अभी आपको होटल रूम में जब मैं वापस जाऊंगा, ये भाई साहब बताएंगे जो अभी पीछे बैठे हुए हैं मेरे मित्र ये बताएंगे लखनऊ किस लिए ज़्यादा फेमस है। जितना मुझे पता है, बेसिकली दशहरी आम और कढ़ाई चिकन कढ़ाई होती है एक, जैसे सूट वगैरह पे, साड़ियाँ वगैरह पे, उसके लिए तो फेमस है। ये चीज़ मुझे मालूम है लखनऊ की। और बाकी नवाबों का शहर, तहजीब, लैंग्वेज। ओके, ये सफ़ेद बरादरी। ओह वाओ, इट्स अ गुड वन यार, दैट्स ग्रेट। प्योर वाइट कलर की बिल्डिंग थी, और ये सामने पब्लिक लाइब्रेरी केसर बाग। मतलब आधा लखनऊ तो घूम ही लिया तकरीबन, ऐसा लग रहा मुझे और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मैं ओल्ड लखनऊ के अंदर आ रहा हूँ, क्योंकि पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स दिख रही है और बहुत बड़ा सा चौक है यहाँ पर, और एक ही कलर की बिल्डिंग है एंटर होते ही चौक के अंदर सारी। अभी हम लोग निकले हैं लाल बाग के रास्ते से, लाल बाग के मार्केट से मैंने ग्लव्स लिए हैं वहाँ से। एक फाइनली दुकान में मुझे ग्लव्स मिल गए, एक्सोर के लिए हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि गारंटी वारंटी है 1-1.5 साल की, तो देखते हैं कितनी है, क्या है, कैसे चलते हैं। बस मिल गए, काम चल जाएगा मेरा। ये है हजरतगंज का मेट्रो स्टेशन, और आपका रेलवे मंडल का कार्यालय भी है साथ में। अब हमें जाना है यहाँ से राइट। तो अभी मैं आने के लिए थोड़ा सा लेट हो गया था, मतलब कि 15 से 20 मिनट लेट हो गया था मैं होटल रूम का, क्योंकि चेकआउट टाइम आई थिंक 11 बजे का है। और सामने आप लोग देख रहे हो कि होटल का अपना रिसेप्शन है, तो यहाँ से आप होटल की बुकिंग कर सकते हो। वैसे तो होटल की बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हो इसकी, जो कि आपको मेक माई ट्रिप, गो आई बी, वो सब पर अवेलेबल है ये होटल बढ़िया था, रूम वगैरह सर्विस वगैरह अच्छी है इनकी। आई लाइक द होटल। तो रिव्यू अगर मेरे से कोई पूछता है आउट ऑफ 5 आई विल गिव देम 4.5 और 4। तो चलते हैं, आज का सफ़र स्टार्ट करते हैं। एक बार पहले साइड मिरर खोल लूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि साइड मिरर खोलना ज़रूरी है ना। राइट, ठीक है जी।
तो ये कुछ इस तरीके का होटल था। अच्छी खासी पार्किंग है यहाँ पे, आपकी गाड़ी पार्क भी हो सकती है, बाइक पार्किंग भी हो सकती है। और होटल से बाहर निकलते ही सामने आपको मंदिर दिखता है, अमृतेश्वर महादेव मंदिर, तो जिसका पूजा पाठ करना है नहा धो करके अपना होटल में रुक करके अपना पूजा पाठ वगैरह कर सकते। बट यस, सिर्फ एक कमी है होटल में, जिसके कारण मैं 4 और 4.5 दे रहा हूँ। वो कमी ये है कि होटल को जहाँ होना चाहिए बेसिकली मेन मार्केट के ऊपर या हाईवे पर ऑन रोड होना चाहिए होटल को, बट इनका होटल जो है वो अंदर गली के अंदर आकर के है। बिल्कुल जैसे लखनऊ का DLF माई पैड है, उसके अंदर की साइड में आप आएंगे, उसके बैक साइड में ये होटल है। और अभी मेरे राइट हैंड साइड में DLF माई पैड है, जो कि अच्छी जगह है। मतलब कि क्राउड अच्छा आता है यहाँ पर, क्राउड इन द सेंस कि लोग वगैरह ठीक ही हैं, ज़्यादा अच्छा भी नहीं ज़्यादा बुरा भी नहीं, चलेगा। अब फ़िलहाल बाय बाय करते हैं लखनऊ को। जब वापस आऊँगा तो देखता हूँ कि मेरा प्लान अगर यहीं से आने का बनता है तो मैं यहीं से आऊँगा, अगर मेरा प्लान कहीं और से आने का बनता है तो इट डिपेंड्स कि मैं कहाँ से आता। क्योंकि मैंने अभी, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने अपना सडन चेंज कर दिया प्लान में। और प्लान में चेंज ये हुआ है कि पहले मैं जा रहा था सनौली बॉर्डर से और अब मैं जा रहा हूँ रुपैडिया बॉर्डर से। अब मैं जाऊँगा नेपालगंज। अभी मैंने घाघरा नदी करके है एक जगह, मतलब कि जगह नहीं है, नदी है घाघरा नदी, तो उसका पुल क्रॉस करके थोड़ा सा आगे आया हूँ। तो यहाँ से रुपैडिया एग्जैक्टली पड़ता है 100 किलोमीटर, जो कि मेरे को अब दिखा रहा है मैं 1:54 तक पहुँच जाऊँगा, मतलब कि अप्रॉक्स 2 बजे तक पहुँच जाऊँगा। और मेरा मैप पहले दिखा रहा था मैं 3:30 बजे पहुँचूँगा रुपैडिया बॉर्डर पर, अब ये दिखा रहा है 1:54 पर। बाकी गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है बता नहीं सकता, धूप बहुत तेज़ है यहाँ पर इस टाइम पर। मुझे लगा था कि कल की तरह थोड़ा सा अच्छा मौसम होगा, बादल वगैरह होंगे, पर यहाँ तो धूप ही धूप है पूरी इस एरिया में। और गर्मी, बहुत गर्मी, अत्यधिक ज़्यादा गर्मी है। और दूसरी चीज़ कि रोड पर कुछ दिखाने के लिए यहाँ पर भी नहीं है, सिर्फ ऐसे ही रोड चलती हुई जा रही है, सीधी रोड है बिल्कुल, ये ना कहीं मुड़ना है ना कुछ, बस सीधा चलते जाओ और कुछ नहीं। अभी मैं पहुँच गया हूँ रुपैडिया करके जगह है, जो कि बोर्ड लगा हुआ है सामने। और सामने जो मुझे दिख रहा है नेपालगंज समथिंग कुछ लिखा हुआ है, जो कि आई थिंक 8 किलोमीटर या 5 किलोमीटर लिखा हुआ है। और भारत नेपाल सीमा 1 किलोमीटर, तो यहाँ से 1 किलोमीटर भारत और नेपाल की सीमा है, मतलब कि बॉर्डर है। अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा सा यहाँ पर रुकूंगा, क्योंकि थोड़ा सा कैश और निकाल लेता हूँ, ताकि जब एक्सचेंज कराने के लिए और अपने पास बचे रहेंगे तो काम आते हैं ना पैसे, इसलिए। एक ATM पर गया था, वो तो बंद था, अब दूसरे पे जाकर देखता हूँ कि ये भी चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर ये भी नहीं चल रहा होगा तो फिर तो दिक्कत है। फ़िलहाल मैं नेपाल के बॉर्डर में एंटर हो चुका हूँ। अपनी जो आर्मी वालों की चेकिंग होती है वहाँ पर बेसिकली कैमरा वगैरह अलाउ नहीं होता, तो वहाँ पर कैमरा वगैरह बंद करके वहाँ पर चेकिंग करवा के मैं अंदर आया था। एंट्री करवा के अपनी पूरा सामान वगैरह सब कुछ चेक हुआ वहाँ पर। और उससे थोड़ा सा आगे आके लेफ्ट हैंड साइड में एक भंसार का ऑफिस है, मैंने भंसार भी बनवा लिया अपना, जो कि मेरे को पड़ा है 7 डेज का। इंडियन करेंसी के हिसाब से 900 रुपीज़ और नेपाली करेंसी के हिसाब से 1400 रुपीज़। और बाकी मेरे को कुछ करेंसी भी एक्सचेंज करवानी थी, मैंने वो भी एक्सचेंज करवा दी। 15 to 20 के अराउंड इंडियन करेंसी मैंने एक्सचेंज करवाई है, जिसके इन्होंने मेरे को अप्रोक्स दिए 30 to 35 के अराउंड इन्होंने मेरे को दिए। बाकी मैंने इनसे, वैसे मैंने 10 दिन का भंसार बनवाना था, क्योंकि मेरे को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करना। तो अंदर जो मैम बैठे थे उन्होंने कहा कि आप काठमांडू में वो करवा सकते हैं, इसको आगे एक्सटेंड करवा सकते हैं, पोखरा में आप आगे एक्सटेंड करवा सकते हैं। अब मैं यहाँ से आगे की तरफ जाऊँगा और कोहलपुर तक मैं जाऊँगा और कोहलपुर में स्टे करूँगा आज। बाकी स्ट्रगल में मत जाइएगा, गर्मी यहाँ पर इतनी हो रही है कि बस कांट इवन से बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। और बाकी अगर एरिया में आप लोगों को दिखाना चाहूँ कि किस तरीके का एरिया है यहाँ पर, तो बैक कैमरा मेरा चल नहीं रहा है अभी, तो मैं दिखा नहीं सकता, चलेगा। ठीक है, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं आपको। तो स्वागत है आप सब लोगों का नेपाल में। अभी तो फ़िलहाल मैं बॉर्डर से बाहर ही निकला हूँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं जिस बॉर्डर से मैं एंटर हुआ, बाकी बॉर्डर्स का मैं कुछ कह नहीं सकता कि कितना टाइम लगता है या क्या लगता है, क्या क्या लेते हैं मुझसे। तो यहाँ पर सिर्फ इन्होंने एक RC मांगी थी, इवन दो कि ड्राइविंग लाइसेंस या फ़ोटो स्टेट वगैरह या फ़ोटो वगैरह कुछ भी नहीं मांगा गया मुझसे। पर चलो, इट्स गुड फॉर मी कि मेरा काम 5 मिनट में हो गया और करेंसी भी मेरे साथ के साथ वहीं पर एक्सचेंज उन्होंने कर दी, ये भी बढ़िया है। अब यहाँ से चलते हैं हम लोग कोहलपुर के लिए।
जा सकते हैं। कुछ इस तरीके से भंसार का प्रोसेस है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा भीड़ वगैरह यहाँ पर है नहीं। अगर आप रुपेडिया वाले बॉर्डर से आते हैं, ठीक है, जो कि नेपालगंज को निकलता है, तो इस बॉर्डर पर ज़्यादा भीड़ वगैरह क्राउड वगैरह है नहीं। अगर मैं सनोली बॉर्डर पर जाता तो वहाँ पर शायद क्राउड मेरे को मिलता भंसार वगैरह के लिए। पर चलते हैं अब आगे और गर्मी को भी इंजॉय करते हैं हम नेपाल की। ठीक है, अभी मेरे को सिम भी लेना वैसे आगे जगह, देखते हैं कहाँ मिलेगा। या तो मैं सिम खरीदते हुए दिखूंगा अब, या कोहलपुर में होटल में। अभी मैंने गूगल चलाया था, मतलब कि गूगल पे मैं होटल वगैरह सर्च कर रहा था, तो उसमें एक होटल स्नेहा करके है कुछ कोहलपुर में। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार वहाँ जाके देख लेता हूँ। और एरिया भाई साहब देख लो, जंगल ही जंगल है भाई, राइट हैंड साइड में पूरा। एंड यू कैन सी द ओल्डर वन, झोपड़ी हट बेसिकली। ओके, यहाँ से ऊपर है शिव मंदिर। ठीक है, अभी मैं जाता जा रहा हूँ, देखता हूँ कहाँ तक पहुँचता हूँ। रास्ता तो बढ़िया है बट जंगल वाला रास्ता नहीं है सारा। मेरे हिसाब से मुझे ये एक गांव लग रहा है, नेपाल का कोई गांव होगा, कोहलपुर का शायद। तो बीच में से रास्ता निकाल रहा है ये, और 1.6 किलोमीटर दिखा रहा है अप्रोक्स कि अभी है। और तो देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता, होटल स्नेहा मिलता है या रास्ते ख़त्म हो जाता है आगे जाके। क्योंकि जिस हिसाब से दोनों साइड गांव बसा हुआ है, तो और गांव भी अच्छा बसा हुआ है यार, ऐसी कोई बात नहीं है। हरियाली ही हरियाली है गांव में। और कुछ लोग क्या, वैसे तकरीबन लोग वॉक पे निकले हुए हैं इस टाइम पर तो, और कुछ नहीं। मैं होटल स्नेहा ढूंढ रहा था और यहाँ पहले दिन ही मुझे ऑफ रोडिंग मिल गई है। मतलब ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, इतनी तो चलती है, आम बात है इतनी तो। हाँ, ये अगर बारिश हुई होती तो इस रोड से निकलना भाई मेरी बाइक के लिए तो थोड़ा सा वो हो जाता, दुश्वार हो जाता, मतलब कि कठिन था। क्योंकि मेरी है स्पोर्ट्स बाइक, एंड स्पोर्ट्स बाइक यू नो कि ऐसे ऑफ रोड के रास्ते के लिए तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट यस, हम चलाएंगे, हम लेके जाएंगे फिर भी, तभी तो मज़ा आएगा। आहा, ये आया ना मज़ा असली। पहले दिन ही अगर ऐसी ऑफ रोडिंग मिल जाए करने को, और क्या चाहिए हमें। मुझे लगता नहीं कि आगे मेरी बाइक जा पाएगी, क्योंकि पहुंच तो मैं गया हूँ एग्जैक्टली, पर यहाँ पार्किंग वार्किंग की तो जगह है ही नहीं। तो कुछ नहीं करता, बैग लेता हूँ और मार्केट की साइड में जाके रुकूंगा, राइट। क्योंकि यहाँ आगे पार्किंग नहीं दिख रही मुझे, जो मैं होटल स्नेहा देख रहा था, कुछ खास है नहीं होटल स्नेहा। तो पीछे चलेंगे और वही मेन मार्केट में वहाँ पर होटल देखते हैं कोई बढ़िया सा, और निकलते हैं आगे की तरफ। एक दियो होटल करके मैंने बुक किया है ऑनलाइन, और लोकेशन यहीं कहीं दिखा रहा है उसके। तो मैं देख रहा हूँ कि लोकेशन कहाँ है एग्जैक्टली, और ये दिखा रहा है कि आप पहुँच चुके हैं दियो होटल के पास बिल्कुल। ओके जी, तो ये रही लोकेशन, और यहाँ पर पार्किंग कहाँ है। ओके, अपने रूम में मैं वापस आ चुका हूँ, लाइट आ चुकी है। सबसे पहले मैंने एक ही काम किया, एसी। उनके भी मुझे देखने का शौक है नहीं, क्योंकि ज़्यादातर नेपाली चैनल होंगे यहाँ पर, तो मुझे समझ में वैसे भी नहीं आएंगे। ये तो अब कुछ नहीं करता, अपना आराम से ठंडे में बैठता हूँ एसी के अंदर। और खाने का ऑर्डर, डिनर का ऑर्डर मैंने दे दिया है। यहाँ पर डिनर में सिर्फ आज के लिए बेसिकली, क्योंकि इनका शेफ़ छुट्टी पर गया हुआ है, तो भात मतलब कि चावल राइस है, और दाल है, और सब्जी है सिर्फ, और इसके अलावा चटनी वगैरह है। तो मैंने इनको सिंपल कहा कि मेरे को सिर्फ 2-3 तवा रोटी बना देना, और थोड़ी सी दाल दे देना, और चटनी दे देना, मोर देन इनफ फॉर मी। तो फिलहाल मैं महक शर्मा इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करता हूँ और अपना डिनर करने जाता हूँ, ठीक है। और मिलते हैं कल अपने नए ब्लॉग में, और एंजॉय करेंगे अभी नेपाल को, क्योंकि आज तो चलो
जब मान के चलो 5 से 6 घंटे ही हुए हैं नेपाल में अभी, तो ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करने को था नहीं। जैसा मैंने आपको बताया कि मार्केट भी बंद है, सब कुछ बंद था, तो यू नो गाइस, ठीक है। अब कल निकलूँगा मैं पोखरा की साइड में, तो देखते हैं कि रास्ते में क्या-क्या मैं एक्सप्लोर कर पाऊँगा और क्या-क्या नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, कुछ यूनिक देखने को मिलेगा। बट येस ऑफ कोर्स पोखरा यहाँ से काफ़ी दूर है, मान के चलिए 10 से 11 घंटे दूर है, तो देखता हूँ मैं आई थिंक 6 घंटे ड्राइव करूँगा या 7 घंटे ड्राइव करूँगा एंड देन उसके बाद आगे और ड्राइव करूँगा, क्योंकि इतना हेक्टिक मुझे लेना नहीं है, मैं भंसार को आगे एक्सटेंड करवा सकता हूँ, दैट आई नो। अब चलता हूँ, मी मैक शर्मा साइनिंग ऑफ एंड यू गाइस जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आप सब लोग अपना ध्यान रखिए और अपना प्यार इस वीडियो के लिए बनाए रखिए मेरे साथ, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और उम्मीद करूँगा कि आप लोग जब भी वीडियो देखें तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इट विल गिव मी अ बूस्ट और टू क्रिएट मोर कंटेंट और टू एक्सप्लोर द न्यू प्लेसेस। चलेगा, इतना बहुत है। आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत है मेरे लिए। लाइक और कमेंट वो आप अच्छे-अच्छे करते रहेंगे तो मेरी वीडियो को रीच बहुत अच्छा मिलेगा यूट्यूब पर, और जिससे मेरे मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। काफ़ी कुछ बोल दिया मैंने। चलेगा अब, ठीक है, चलो बाय-बाय, टाटा, गुड नाइट फ्रॉम नेपाल।